अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दिसंबर की सर्द तरीन रात के 11 बजे वो शहर से 60 किलोमीटर दूर इंतहाई घने और ख़तरनाक जंगल के दरमियान से गुजरती हुई वो सड़क थी। घना और ख़तरनाक जंगल होने की वजह से रातों रात दिन के वक्त भी बनी इस जंगल में बनी सड़क से गुजरते हुए लोग घबराते थे। वो कार पिछले 1 घंटे से सड़क पर खड़ी थी। इस कार में बैठे मियाँ बीवी काफ़ी परेशान थे। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। अपने एक रिश्तेदार की शादी से वापसी पर देर होने की वजह से मजबूरन उन्हें इस जंगल की सड़क पर सफ़र करना पड़ा। मगर ऐन जंगल के दरमियान में अचानक गाड़ी झटके लेती हुई बंद हो गई तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। मोबाइल के सिग्नल गायब थे, लिहाजा वो किसी से मदद भी नहीं मंगवा सकते थे। जमाल, अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलने से पहले मैंने समझाया था कि रात यहीं ठहर जाते हैं क्योंकि रात का तवील सफ़र ठीक नहीं, मगर आप। औरत ने दरमियान में बात अधूरी छोड़ दी। लगता है रूबी तुम भूल गई शायद। कल 10 बजे तुम्हें डॉक्टर से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे के मामले में कोई कोताही हो। आखिर 5 साल के बाद अल्लाह ने हमारी सुनी है, जमाल ने कहा। 1 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है? रूबी बोली। 1 दिन, 1 घंटा भी बहुत होता है फ़र्क पड़ने के लिए, जमाल मुस्कुराकर बोला। मगर कुछ देर बाद जमाल को महसूस हुआ कि रूबी के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार उभर रहे हैं जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ रूबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? उसने बमुश्किल कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हें मेरी कसम बताओ, क्या बात है? मुझे तकलीफ़ हो रही है। शायद सर्दी की वजह से तकलीफ़ का एहसास ज़्यादा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर तुम यहीं कार में रुको, मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद करीब में कोई रहता हो, जमाल ने परेशान कुन लहजे में कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, रूबी बोली। ठीक है, जमाल ने सर हिलाया और दोनों मियाँ बीवी कार से बाहर आ गए। बाहर सर्दी मज़ीद ज़्यादा लगने लगी। जमाल को अपने फ़ैसले पर अफसोस होने लगा कि काश वो रूबी की बात मान लेता। रात का अंधेरा, तन्हा माहौल, जंगल के ऊंचे नीचे दरख्त, कोई अजीब सी ही मखलूक नज़र आ रहे थे। जमाल और रूबी ने अल्लाह का नाम लेकर सड़क के एक तरफ चलना शुरू कर दिया। उनकी हैरान कुन नज़रें इधर उधर भटक रही थी कि शायद किसी जीरू का कोई आसार नज़र आ जाए। जमाल ने रूबी का हाथ पकड़कर आगे ही आगे कदम बढ़ा रहा था। खौफ से उनके दिल धड़क रहे थे। ऐसे ख़तरनाक जंगल में वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर थे। और फिर 15 मिनट बाद दूर उन्हें एक ऐसी इमारत सी दिखाई देने लगी और फिर एक खिड़की से हल्की हल्की रोशनी की झलक ने उन्हें इत्मीनान बख्शा। उनके कदम और तेज़ तेज़ उठने लगे और फिर थोड़ी देर बाद वो उस इमारत के करीब पहुंच गए। इमारत की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूर से सियाह दिखने वाली वो इमारत हकीकत में सियाह थी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि इस इमारत में किसी वक्त आग लगी होगी और पूरी इमारत बुरी तरह खाकिस्तार हो गई थी। शायद कभी वो खूबसूरत हवेली रही होगी। उस हवेली के चारों तरफ खारदार झाड़ियों की कसरत से साबित होता था कि वो काफ़ी अरसे से वीरान पड़ी है। मगर एक खिड़की में रोशनी ये साबित कर रही थी कि यहाँ कोई मौजूद है। जमाल, ये तो बड़ी खौफनाक हवेली है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, रूबी जमाल का बाजू दबाकर बोली। अरे घबराओ नहीं, शायद हमारी मदद हो जाए और रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए, जमाल ने कहा। जमाल ने रूबी को तसल्ली दी और फिर धक धक करते दिल के साथ वो उस हवेली के अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ों के बगैर हवेली अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। खौफनाक मंजर ये साबित कर रहे थे कि इस हवेली में लगने वाली आग बहुत शदीद थी। अंदर की हर चीज़ बुरी तरह जली हुई थी। उनके कदम उस कमरे की तरफ थे जिस तरफ से रोशनी के आसार नज़र आ रहे थे और फिर वो उस कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा कि वो कमरा इंतहाई साफ़ सुथरा था, मगर कोई और चीज़ वहाँ नहीं थी। फ़र्श बिल्कुल साफ़ था। वो फ़र्श पर बैठ गए। उन्हें काफ़ी सुकून मिला क्योंकि सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही जमाल ने देखा कि रूबी की पलकें बंद होने लगी हैं, तो वो मुस्कुरा दिया। रूबी सो गई। उसके सोने के बाद जमाल सुकून से बैठा रहा और ख़ुद को दिल ही दिल में बुरा भला कहता रहा, अगर मैं सफ़र करने की ज़िद न करता और रूबी की बात मान लेता तो इस तकलीफ़ से वास्ता न पड़ता।
अचानक सामने वाली दीवार पर धुंधिया रोशनी उभरी और फिर चंद लम्हे में रोशन दीवार पर एक लड़की का अक्स वाज़े दिखाई दे रहा था। वो मंजर देखकर जमाल का दिल दहल गया। मंजर यह था कि वो अक्स आग में जल रहा था, जैसे कोई आग में कर्बो अजियत के आलम में बुरी तरह झुलस रहा हो। वो दिलखराश मंजर सा बनकर उभर रहा था। उस आग में जलती हुई किसी लड़की का सिर्फ साया दीवार पर था, मगर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की की हरकत बताती थी कि वो बुरी तरह तड़प रही थी। वो कभी नीचे गिर जाती और कभी खड़ी हो जाती। वो मंजर तकरीबन कोई 2 मिनट जारी रहा और फिर वो लड़की ज़मीन पर गिरकर तड़पते हुए साकिन हो गई। अब यकीनन वो मर चुकी थी और वो मंजर दीवार से गायब हो गया था। जमाल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसकी नज़रों के सामने वो मंजर घूम रहा था। वो हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब क्या है और ये मंजर मेरे सामने क्यों उभरा। इसकी हकीकत क्या है। जमाल जितना सोचता रहा उस कदर उलझता रहा। बहरहाल वो इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मंजर में जलने वाली लड़की की कोई ना कोई हकीकत ज़रूर है। आखिर वो कौन थी जो आग में बुरी तरह जल रही थी और इस हवेली को किसने जलाया था। यही सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह किसी के झंझोड़ने पर वो बौखला कर उठ बैठा तो उसने देखा कि वो रूबी थी जो जमाल को झंझोड़ कर उठा रही थी। जमाल अब क्या करें, रात तो गुजर गई, घर जाने के लिए क्या करें। मेरा ख्याल है एक बार फिर हमें गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो दोनों बोझल कदमों से अपनी कार के पास पहुंचे। अल्लाह का नाम लेकर जमाल ने गाड़ी का सेल्फ मारा तो उसे उस लम्हे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि पहले ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। जमाल, ये क्या? ये तो लगता है कि कार बस हमें रात यहाँ गुजारने के लिए ख़राब हुई थी। हाँ, कार या फिर... जमाल ने बात अधूरी छोड़ दी। कार या फिर क्या मतलब था? रूबी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। दूसरे ही लम्हे उनकी कार उस सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। वो जैसे ही शहर में दाखिल हुए तो एक जगह बहुत से बच्चों का हुजूम दिखाई दिया। कुछ बड़े लोग भी उनमें मौजूद थे। जब उनकी कार उस हुजूम के पास से गुजरी तो उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ गई जिसकी वजह से वो हुजूम था। वो कोई पागल था, इंतहाई बुरी हालत में। फटे पुराने कपड़े, दाढ़ी और सर के बाल काफ़ी बड़े और उलझे हुए थे, और वो बार बार माचिस में से तीली निकालता और जलाकर फेंक देता और फिर हंसने लग जाता। एक शख्स की ज़बानी ये मालूम हुआ कि ये पागल लोगों से पैसे मांगता है और पैसे मिलने पर सिर्फ माचिस खरीदता है और फिर सारी तीलियां जला जला कर फेंकता है और कहकहे लगाता है। लोग उस पर रहम खाकर कुछ खाने पीने को भी दे देते। घर में आज सालगिरह की तकरीब थी। बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया था। तमाम रिश्तेदार मेज़ के इर्द गिर्द जमा थे और एक 6 साल की बच्ची उस मेज़ के पास हाथ में छुरी पकड़े खड़ी थी। मेज़ पर एक खूबसूरत केक रखा था, मगर उस केक की ख़ास बात यह थी जिसने वहाँ मौजूद सबको हैरत में डाला हुआ था कि उस केक पर कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी। मगर वो सब लोग जानते थे कि उस केक पर मोमबत्ती क्यों नहीं जलाई गई थी। और फिर बच्ची ने केक काट दिया। सब ने तालियां बजाकर बच्ची को मुबारकबाद दी और केक खाने के दौरान अचानक वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। सब बदहवास हो गए। वो ऐसे चीख रही थी जैसे उसे कोई ज़िबा कर रहा हो। दूसरे ही लम्हे उस लड़की के बाप ने पास खड़े एक शख्स के हाथ से लाइटर लेकर एक तरफ फेंक दिया, जो शख्स ने सिगरेट जलाने के लिए सुलगाया था। वो शख्स भी बौखला गया कि जमाल ने उसके हाथ से लाइटर क्यों छीन कर दूर फेंक दिया। माफ़ कीजिएगा जनाब, शायद आप आज पहली बार इस तकरीब में आए हैं। आपको मालूम नहीं कि इस तकरीब में आग का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम केक पर मोमबत्ती भी नहीं जलाते, क्योंकि हमारी बेटी को कोई मर्ज़ है जो केक पर मोमबत्ती को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। हमने बहुत इलाज कराया मगर किसी को समझ ना आया कि ऐसे क्या मर्ज़ है। जमाल ने कहा, ओह माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम ना था, वरना मैं ऐसा कभी ना करता। कोई बात नहीं, आप तकरीब से लुत्फ़ उठाइए। और फिर सब तकरीब में मसरूफ़ हो गए। मगर वो दोनों मियाँ बीवी परेशान थे। उनको मालूम था कि अब लड़की को 3 दिन तक एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, वरना वो किसी पर भी हमला कर देगी। इससे पहले जितनी बार इस तरह का वाक़या हुआ उन्होंने ऐसा ही किया। 3 रोज़ बाद वो बच्ची नॉर्मल हो जाती और फिर उन्होंने बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। 3 रोज़ के खाने पीने का सामान कमरे में रख दिया गया। बच्ची की माँ की आंखों से आंसू जारी थे। 3 रोज़ के बाद जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया
तो वो बच्ची बिस्तर पर सो रही थी। अब वो उठने के बाद बिल्कुल ठीक हालत में होगी। या अल्लाह, हम पर और हमारी बच्ची पर रहम कर। हमारी बच्ची की ये हालत क्यों है? माँ ने रोते हुए कहा। दूसरे दिन नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। वो बच्ची भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। साहब जी, आपसे एक बात करनी है, एक नौकर ने बादब लहजे में कहा। हाँ बोलो अहमद, क्या बात है? साहब जी, कल छोटी बीबी के कमरे की सफाई करते हुए मैंने कमरे में देखा कि छोटी बीबी ने वहाँ एक अजीब सी तस्वीर बनाई हुई है। तस्वीर? कैसी तस्वीर? चलो दिखाओ मुझे। और वो उस नौकर के साथ उस कमरे में पहुंचा। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही जमाल को हैरत का शदीद झटका लगा। इसी दौरान उसकी बीवी की नज़र भी मार्कर से बनाई हुई तस्वीर पर पड़ गई। ये तस्वीर कैसी है? रूबी बोली। मैं सब समझ गया हूँ रूबी, अपनी बेटे की बीमारी उस तस्वीर को भी। जमाल ने कहा। कि क्या मतलब? हिना की बीमारी? रूबी ने हैरत से जमाल की तरफ देखा। हाँ रूबी, मैंने तुमको ये बात नहीं बताई थी, आज बताता हूँ। हिना की पैदाइश से 4 माह पहले तुमको याद होगा, गांव में शादी के बाद हम जंगल में बनी हवेली में एक रात रहे थे। तुम्हारे सोने के बाद मैंने कमरे में एक मंजर देखा था जिसमें किसी औरत को जलता हुआ देखा, और हिना ने जो तस्वीर बनाई है ये बिल्कुल उसी मंजर से मिलती है। यानी उस तस्वीर में भी किसी औरत को जलता हुआ देखा जा सकता था। इसका मतलब है कि हिना की बीमारी का कुछ ना कुछ, बल्कि सब कुछ हमारे उस हवेली में रात गुजारने से ताल्लुक़ है। मुझे एक बार फिर उस हवेली में जाना पड़ेगा। उस हवेली में मौजूद राज हमारी बेटी को इस बीमारी से निजात दिला सकता है, और वो राज मैं मालूम करके रहूँगा। जमाल ने उम्मीद और अज़म से कहा। जमाल, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? रूबी ने कहा। नहीं, वो मंजर सिर्फ मुझे दिखाई दिया था, इसका मतलब है वो राज मैं ही मालूम कर सकता हूँ। और फिर आधे घंटे बाद जमाल कार में उस हवेली की तरफ उड़ा जा रहा था। हैरत अंगेज तौर पर उसी जगह बच्चों का हजूम था, और बच्चे पागल को छेड़ रहे थे, और वो पागल माचिस की तीली जलाता और फेंक कर कह लगाता। न जाने क्यों उसको देखकर जमाल को झुरझुरी सी आ गई, ठीक उसी तरह जिस तरह 6 साल पहले महसूस हुआ था। और फिर उसकी कार आगे बढ़ गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद हवेली की झलक जमाल को दिखाई देने लगी। जमाल हवेली के करीब पहुंचा और कार थोड़े फासले पर खड़ी की और पैदल हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली बिल्कुल उसी हालत में थी जिस तरह 6 साल पहले थी, क्योंकि सामने दीवार पर वही मंजर रोशन था। जमाल धड़कते दिल के साथ हवेली में दाखिल हो गया। वो सीधा उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिस कमरे में उसे वो मंजर दिखाई दिया था। जमाल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने दीवार पर वही मंजर रोशन था। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे, मगर इतने अरसे बाद आओगे ये नहीं पता था। मैंने सोचा था तुम अपनी बेटी को आग से डरता देखकर समझ जाओगे, मगर तुम कुछ न समझे, तो मजबूरन मुझे तुम्हारी बेटी के हाथों से वो तस्वीर बनवानी पड़ी, और तुम उस तस्वीर को देखते ही दौड़े चले आए। निस्वानी आवाज़ उस कमरे में सुनाई दी। मगर तुम हो कौन, और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जमाल अफसरदा लहजे में बोला। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। पिछले 20 साल बाद तुम वाहिद शख्स थे जो इस हवेली में इसके जलने के बाद आए, इसलिए मैं तुमसे मदद चाहती थी। मेरी आत्मा इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए तुम्हारी बेटी के ज़रिए मुझे तुमको दोबारा यहाँ बुलवाना पड़ा। मुझे तुमसे मदद चाहिए, मैं इस अजाब से निकलना चाहती हूँ। तुम मुसलमान हो, तुम ज़रूर मेरे इस मसले को हल करोगे। आवाज़ उभरी, मगर वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुम हो कौन और मुझसे क्या मदद लेना चाहती हो? मेरा नाम शांति देवी था। मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी शादी हमारे ख़ानदान से बाहर एक लड़के से हो गई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद भी मैं कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती। एक दिन मुझे किताब पढ़ने का मौका मिला जिसमें औरत का ऊंचा मकाम बताया गया। वो किताब दीन इस्लाम के मुतालिक थी, और जब मैंने इस्लाम में औरत का मकाम देखा तो मेरे दिमाग में इस्लाम से लगाव होने लगा। मैं रोज़ कोई ना कोई ऐसी ही किताब ले आती जिससे इस्लाम को समझने में बहुत मदद मिलती। इस्लाम से लगाव मेरे शौहर से छुपा ना रह सका, क्योंकि मैं अब सर ढांप कर रहने लगी। और एक दिन जब मैं किताब ले आई तो मेरा शौहर मुझसे इस बात पर झगड़ गया। बात मार पिटाई तक आ गई। उस दिन मेरे शौहर ने वो तमाम किताबें जला दी और मुझे बुरी तरह मारा पीटा। वो मुसलमानों से नफ़रत करता था, मगर मैं दीन इस्लाम को पसंद करने लगी थी। और एक दिन जब मैं मुसलमानों की इबादत यानी नमाज की किताब ले आई और अपने कमरे में नमाज के तरीके से
رکو اور سجدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ بس اس دن اس کا صبر ختم ہو گیا اور پھر مجھے بری طرح مارنے کے بعد اس نے مجھے رسی سے باندھ کر میرے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں بہت چیخی چلائی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور پھر جلتے ہوئے میں کھڑکی کے ایک پردے سے ٹکرا گئی اور پھر اس پردے نے آگ پکڑ لی اور پھر ایسا ہوا کہ پوری حویلی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ بھاگ گیا اور میں جل کر راکھ ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں میری آتما اس حویلی سے نہ نکل سکی۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ میں اس دنیا سے کیوں نہیں جا سکی۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی بدلہ لینا ہو، مگر پھر بھی میں 20 سال سے اس حویلی میں بھٹک رہی ہوں۔ 20 سال میں تم پہلے شخص تھے جو اس حویلی میں آئے، اس لیے میں تم سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ بس میری یہ مدد کر دو، کسی طرح مجھے اس دنیا سے جانے کا راستہ بتا دو۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اگر میں دوبارہ زندہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز رک گئی مگر اس کی سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری بات تو واقعی بہت اذیت ناک ہے، مگر میں تم کو اس کا حل ضرور بتاتا ہوں۔ دراصل مرنے سے پہلے تم اسلام کو اندرونی طور پر پسند کرنے لگی تھی اور یقیناً اس کا اثر بڑھتا تو تم مسلمان ہو جاتی۔ اللہ یہ بات جانتا تھا مگر موت نے تم کو موقع نہ دیا۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری اس دنیا میں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں با ایمان موت دینا چاہتا ہے، اس لیے تم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہو۔ یعنی تمہارا اس دنیا سے جانا صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد ہی تم اس دنیا سے جا سکو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد بھی موقع دینا چاہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ جمال نے جلدی جلدی کہا کہ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد تم اس دنیا سے بآسانی جا سکو گی۔ اور پھر جمال نے اسے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اچانک وہ کمرہ انتہائی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اللہ مجھے با ایمان موت دینا چاہتا تھا اور آج مجھے با ایمان موت مل گئی۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں، مرنے سے میرا دل اب مطمئن ہے۔ اب میں اس حویلی اور اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ اللہ میرے قاتل کا حساب خود کرے گا، تمہارے احسان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اور پھر وہ نسوانی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایک کمرے سے جمال کو ان دونوں میاں بیوی کی شادی کی تصویر نظر آ گئی۔ اس شخص کو وہ پہچان چکا تھا جو اس کا شوہر تھا۔ اور پھر حویلی سے واپسی پر جب کار اس پاگل شخص کے پاس سے گزری تو جمال نے اس پاگل شخص کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر پھینک رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے پاگل ہونے سے پہلے ماچس کی تیلی اپنی بیوی کو جلانے کے لیے پھینکی تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے لیے بہت بھیانک سزا کا انتخاب کیا تھا، جس کو نہ جانے کب تک وہ اب بھگتتا رہے گا۔ دوسرا پراسرار قصہ۔ اچھا تو برخوردار، میرا نام فردوس ہے۔ او ہاں، آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، شاید مجھے یاد نہیں رہا۔ خیر، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ زندگی سے بہت آگے کی باتیں ہیں اور اس وقت تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تم اس قابل نہیں کہ ایسی باتیں کر سکو۔ اس آدمی نے نہایت بزرگانہ لہجے میں کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ سر جی، میری عمر واقعی بہت چھوٹی ہے، مگر میں نے جو کہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا۔ کیا خاک صحیح کہا آپ نے برخوردار فردوس صاحب؟ ہاں، میں نے بس اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے اور اب مجھے کسی جنت کی تلاش ہے۔ جنت؟ اور وہ بھی اس دنیا میں؟ میاں تم یہاں رہتے ہو یا کسی اور دنیا میں؟ یہاں جنت نام کی کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی، بس زندہ رہو اور بھاگتے رہو، ایک دن کے بعد دوسرے دن کا آغاز کرنے میں مگن ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے اور یہاں کا اصول بھی یہی ہے۔ تم خواہ مخواہ کسی جنت کی تلاش میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ کتنے بہن بھائی ہو تم؟ اس نے نہایت فلسفیانہ انداز میں کہا اور مجھ سے پوچھا۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ان میں سے کوئی شادی شدہ؟ کوئی نہیں۔ تمہارا نمبر؟ سب سے بڑا ہوں۔ والد کیا کرتے ہیں؟ اکثر بیمار رہتے ہیں اور چارپائی پر پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب گھر کی ساری ذمہ داری تم پر ہے؟ جی ہاں۔ تو اب بھی تم کسی جنت کی تلاش میں نکلو گے جب تک تم بہن بھائیوں کے بیاہ کروا سکو؟ اس کے سوال نے مجھے واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بات آپ کی بجائے محترم، لیکن میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ تو کیا میں کبھی بھی دنیا میں جنت حاصل نہیں کر سکوں گا؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔
आप वाकई यहाँ जन्नत हासिल कर सकते हो। वो इतना कहकर चुप हो गया और मेरी बेचैनी बढ़ गई। कैसे, मगर कैसे? मेहरबानी करके जल्दी बताएं। मेरी बेसब्री पर वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया और उसने अपना चश्मा उतारा, जेब को टटोलते हुए रुमाल निकाला और काला चश्मा साफ करके दोबारा आंखों पर रख लिया। मैंने पहली बार उसकी इस हरकत को नोट किया था और उसकी आंखों पर भी गौर किया था। उसकी आंखें ऐसी थी गोया किसी गड्ढे में दबी हुई हों। मुझे हैरत हुई कि वो ठीक से देख कैसे सकता था, या फिर शायद वो अंधा था। इस दुनिया की ही सोचो, यहाँ जितने बुरे काम होते हैं वो सब तुम करो। अपने अंदर से इंसान और ज़मीर जैसी चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दो और अपने अंदर एक दरिंदे को जन्म दो, ऐसा दरिंदा जो सब कुछ खा जाए। सबसे पहले तुम्हारे दीन और ईमान को, फिर किसी जीरू से रहम ना करे, सबका हक मारे और पैसा कमाए, और फिर देखो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे पास होगी। अब हकीकत में मुझे इस शख्स से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन बातें इसकी बिल्कुल बचा थी। आजकल के तेज तरीन दौर में कामयाब वही है जो अपने अंदर एक अदद दरिंदा रखता है। आपने बजा फरमाया, शायद मैं ऐसा ना कर सकूं, तो फिर समझो कि तुम अपनी जन्नत भी हासिल नहीं कर सकते, उसने कहा और एक लंबा सा कहकहा लगाया। मुझे इस शख्स का नाम तक मालूम नहीं था, बस हमारी मुलाकात एक इत्तिफाकी कह लें, क्योंकि मैं हर रोज़ की तरह आज भी जब होटल में चाय पीने आया तो हस्बे रिवाज कोई मेज़ खाली नहीं थी। मजबूरन मुझे इसके साथ बैठना पड़ा। मुझे हैरत हुई कि आम लोगों की तरह इसने मुझे नज़र भर नहीं देखा था, वो अपनी धुन में मगन था। मैंने चाय का ऑर्डर किया तो उसने पहली मर्तबा मुझे मुखातिब किया। मोहतरम, आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी जी ज़रूर, मुझे फिरदौस कहते हैं। फिरदौस यानी बाग़े बहिश्त, बहुत अच्छा नाम है। शुक्रिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, और किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने खुशदिली से कहा। चाय, मुझे चाय की ज़रूरत है, क्या तुम पिला सकते हो? ज़रूर। और मैंने बेरे की सिमत देखते हुए ऊंची आवाज़ में एक और चाय लाने का कहा। चाय आ चुकी थी और हम दोनों घूंट घूंट उसे पेट में उंडेल रहे थे। आप काम क्या करते हो? न जाने किस ख्याल के तहत उसने मुझसे पूछा। फारिग, आजकल फारिग हूँ। हैरत की बात है, घर में कमाने वाला कोई नहीं तो घर का राशन पानी कहाँ से आता है? उसकी हैरत भी बजा थी, क्योंकि मेरे बताने का अंदाज ही ऐसा था। सर जी, मुझे चंद दिन हुए हैं फारिग हुए। पहले मैं सेल्समैन का काम करता था, लेकिन अब वो छोड़ दिया। जन्नत की तलाश में, उसने एक बार फिर कहकहा लगाया। अरे पगले, भूखों को जन्नत नहीं मिलती। उसकी बात ने एक बार फिर मुझे जिच कर दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मुझ में खूबी यह है कि अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे बचा कर रखता हूँ। वैसे एक स्कूल में दरख्वास्त तो भेजी है, अब देखें उनकी तरफ से कब इंटरव्यू कॉल आती है। कौन से स्कूल में दरख्वास्त दी है? एहसन एलिमेंट्री स्कूल में। एहसन एलिमेंट्री? अरे वो तो अंधे बच्चों का स्कूल है। तो क्या तुम भी अंधे हो? उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। नज़र रखने वाला शख्स अगर ऐसा सवाल पूछे तो हैरत होती है। मेरा तो दिल कर रहा था कि उससे पूछ ही लूं कि क्या आप अंधे हो? आपको नज़र नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, न जाने क्यों। शायद इसलिए कि उसकी दिल आज़ारी ना हो जाए, या फिर उसकी और हमारी ये पहली मुलाकात थी। अरे नहीं नहीं मोहतरम, अल्लाह का करम है, अंधा नहीं हूँ। तो फिर तुम वहाँ नौकरी करना क्यों चाहते हो? आंखों वाले तो मुझे अपने स्कूल में रख नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि शायद अंधों के स्कूल में ही कोई काम बन जाए। मुझे दिलचस्प इंसान लगते हो आप। खैर, बहुत मज़ा आया आपसे मुलाकात का। अब आप जा सकते हैं। अगर दिल कहे तो चाय का बिल दे देना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के मालिक मुझसे पैसे नहीं लेते, और उनसे भी जिनको मेरे साथ चाय पीने का शर्फ मिलता है। उसने एक बार फिर कहकहा लगाया। शायद ऐसा करना उसकी आदत थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और मैं खड़ा हुआ। ज़िंदगी रही तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा, ताकि तुम्हारी जन्नत देख सकूं, उसने कहा और हस्बे आदत कहकहा लगाया। अब मुझे उस शख्स से न जाने क्यों घिन सी आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसके सर पर कोई ना कोई चीज़ दे मारूं। इतनी इज्जत के साथ जलालत मेरी पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। वो बदस्तूर मुस्कुराए जा रहा था और मैं उसे मुस्कुराता छोड़कर काउंटर की सिमत बढ़ा। काउंटर की दूसरी तरफ बैठे हुए मोटे से शख्स ने मुझे एक नज़र देखा और घंटी बजा दी। सर, ये सर अवैस के मेहमान हैं, बेरे ने कहा तो उसने हैरत से मुझे देखा। आप जा सकते हैं नौजवान। उसके जवाब पर मैं हैरान था। मगर चाय का बिल सुना नहीं?
آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہو یا پھر مجھے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ اس نے کرسی پر کروٹ بدلی اور ایک نظر اویس صاحب کی سمت دیکھا۔ اویس کو کب سے جانتے ہو جوان؟ ابھی ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اب پریشان ہونے کی باری میری تھی۔ ہاں بس خیریت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ میری بات مانو تو آج کے بعد اس سے مت ملنا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اب تم جا سکتے ہو، آج آپ کی چائے مفت ہے، اس نے کہا اور مجھ سے لا تعلق ہو کر ایک اور گاہک میں مصروف ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس معاملے میں اتنی پراسراریت کو کیوں برت رہا تھا، حالانکہ وہ صرف مجھے ایک نفسیاتی مریض لگا تھا، یا پھر وہ اندھا تھا، یا پھر عام انسان کو پریشان کرنے والا ایک عام سا انسان۔ چھوڑو، جانے دو، بھاڑ میں جائیں سب، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ میری ایک مختصر سی ملاقات تھی، صرف چائے پینے تک محدود تھی۔ چائے ختم، بات ختم۔ میں نے خود سے خود کلامی کی اور بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب میرا رخ پھر سے گھر کی طرف تھا۔ گھر پہنچا تو چھوٹے بھائی نے ایک ڈاک کا لفافہ مجھے تھما دیا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ اکثر میرے دوستوں کے خطوط مجھے ملتے رہتے تھے۔ لیکن آج کا یہ لفافہ کسی نئے پتے، نئے شہر اور اجنبی دوست کی طرف سے تھا۔ یہ تو رجسٹری ڈاک لگتی ہے مجھے۔ کیا میرا اندازہ صحیح ہے؟ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے بھیا، چھوٹے نے کہا اور باہر کو بھاگ گیا، اور میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن یہ سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ کمرے تک جاتے جاتے میں نے لفافہ کھول لیا تھا۔ لفافے کے اندر ایک عدد کاغذ تھا، لیکن لکھنے والے نے نہایت صفائی سے لکھا تھا، جو کچھ یوں تھا: محترم فردوس صاحب، سلام مسنون، امید کے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میرا آپ کی طرف پہلا اور شاید آخری رکا ہو۔ یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں اس کا مجھے علم نہیں۔ شاید میں ایک انسان دوست ہوں، یا پھر آپ کا محسن ہوں، یا پھر خدا کا ایک آوارہ سا بندہ۔ بہرحال میں جو بھی ہوں، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے خود بھی کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ آج سے 10 دن پہلے میں احسن ایلیمنٹری اسکول گیا تھا۔ وہاں پرنسپل کی ٹیبل پر آپ کا خط پایا اور اس کا جواب بھی پایا۔ مجھے 100 میں سے 1% یقین ہے ایلیمنٹری والے آپ کو ضرور نوکری دیں گے، مگر میری رائے مانے تو آپ ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں آنے کے راستے تو بہت ہیں مگر وہ سب دھندلے ہیں۔ ان راستوں پر ایسی دھند ہے جو آپ کو خوشگوار تو محسوس ہوگی مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، اگر ہو میری بات مان لیں، اگر نہیں تو آپ کو دنیا چھوڑنے کی مبارکباد پہلے ہی دے دیتا ہوں۔ اور ہاں، یہ واپسی کا پتہ فرضی ہے، میری تلاش مت کرنا، فضول کام ہے۔ فقط ایک محسن۔ خط کا متن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے وہاں جانے سے کیوں روک رہا تھا۔ میرے ساتھ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پہلے اس کاؤنٹر والے نے اویس صاحب سے ملنے کو روکا تھا، اور اب مجھے اس خط کے ذریعے پیٹ کی پیاس بجھانے کے نئے راستے سے بھی روکا گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری خود کلامی شاید کچھ زیادہ تھی کہ نائلہ بھاگی بھاگی میرے کمرے میں آئی۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ آج؟ کہیں کوئی… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں اس کی بات اور مطلب بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ ارے نہیں نائلہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ دراصل میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو بتاؤں یا نہیں۔ ہاں، رک کیوں گئے؟ مجھے بھی بتاؤ نا۔ دراصل آج میرے ساتھ 2 عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اور پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد وہ بھی پریشان سی ہو گئی۔ بھیا میری بات مانیں، آپ ایلیمنٹری مت جوائن کریں۔ اگر یہ خط والا وہاں گیا تھا تو یقیناً یہ اس بات سے بھی واقف ہوگا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے۔ ہمیں آپ چاہیے، نہ کہ آپ کا ایسا پیسہ جو آپ اپنی جان پر کھیل کر ہمارے لیے کمائیں۔ بس میں نے کہہ دیا نا، آپ نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جائیں گے۔ نائلہ میں واقعی ایک زنانہ صلاحیت تھی کہ مشکلات کا سامنا نہ کر سکنا۔ تبھی وہ میرے سامنے رو پڑی۔ اچھا بابا، رونا بند کرو، میں نہیں جوائن کروں گا۔ اب خوش نہ، اور یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ میں نے اسے ہنسانے کی خاطر اسے گدگدی بھی کی، اور وہ واقعی اب آنسو صاف کر رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، اب میں خوش ہوں، اور اسی خوشی میں آپ کے لیے گرما گرم پکوڑے لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔
میں نے کہا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شام تو ڈھل چکی تھی اور میرا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اب میں نے یہی سوچا کہ میں اب سونے کی تیاری کروں گا۔ 2 دن اسی پریشانی میں نیند بھی نہیں آئی کہ ایلیمنٹری والے مجھے نوکری دیں گے بھی یا نہیں، لیکن اب مجھے سکون ملا تھا، میری نوکری پکی ہے اور اب صحیح میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جوائن کروں یا نہیں۔ یہ میرے لیے واقعی ایک سنگین مسئلہ تھا کہ میں کیا کروں، لیکن فی الحال میرا ذہن یہ سب کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میں نے اس بات کا فیصلہ کل پر چھوڑ دیا۔ گھنی سیاہ رات کے سائے میں تنے تنہا ایک انجانی سڑک پر کھڑا کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اگر یاد تھا تو بس اتنا کہ میں ایک سیاہ رات میں ایک جنگل میں سے گزرنے والی سڑک پر اکلوتا کھڑا تھا اور کسی سواری کا منتظر تھا۔ اچانک میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو ایک نئے نمبر سے کال آئی تھی۔ میں نے حسب عادت سلام کرنے کے بعد کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، کہاں ہو تم اس وقت؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ یہ آواز میرے لیے قطعاً اجنبی تھی۔ میں اس وقت نہ جانے کہاں ہوں، بس ایک سانپ کی طرح لمبی سی سڑک میرے سامنے ہے۔ ہاں میں سمجھ گیا تم کہاں ہو، بس تم یہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ میری بڑھتی ہوئی بے چینی کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اکیلا ہی اس آگ میں جھلس رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں طویل سڑک پر ایک بے بسی کی نظر گھمائی، مگر مجھے امداد کی کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ ہاں اگر روشنی نظر آئی تو بہت دور، ایک جلتے ہوئے چراغ کی مانند ننھی سی لو نظر آئی۔ میرے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صبح کی سحر نمودار ہو چکی تھی اور بس ابھی چند لمحے میں صبح ہو جائے گی۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ وہ صبح کی روشنی نہیں تھی، بلکہ روشنی والی آندھی تھی۔ پلک جھپکتے ہی وہ آندھی میرے قریب آ پہنچی تھی، لیکن عجیب ترین آندھی۔ آج سے پہلے میں نے ایسی آندھی نہیں دیکھی تھی، ایک ہاتھی والی آندھی جس کے ہر قدم پر ایک انسان کی جان جاتی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں تک کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ آندھی نہیں تھی بلکہ ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا ہاتھی تھا جو تقریباً اڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اس کے ہر قدم پر ایک انسان نہ جانے کہاں سے آ جاتا اور اس کے قدموں میں پڑ جاتا۔ ہاتھی اپنا من بھر وزنی قدم اس آدمی کے پیٹ پر رکھتا اور اگلا قدم اٹھا لیتا۔ اگلے قدم پر ایک اور انسان قربان ہونے کے لیے نہ جانے کہاں سے آ جاتا۔ ایک کے بعد ایک انسان کی لاش اور قربان ہونے والے ہر انسان کے منہ سے خون کی ایک ندی سی نکل جاتی۔ پل بھر میں وہ وہاں سے گزر گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ویران سڑک خون سے لت پت انسانوں سے بھر گئی۔ میرے خوف کی یہ حالت تھی کہ میں بھاگنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، منہ زور اور قاتل ہاتھی کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن بے سود ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے جسم کا ہر حصہ جواب دے گیا تھا۔ ہاتھی کی خونخوار چنگاڑ نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے اور بہتے ہوئے انسانی خون میں میرے خون کی الٹی بھی شامل ہو گئی۔ میں لمبی لمبی سانسیں لے کر اس اڑتے ہوئے خونی کارواں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پل بھر میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی میں اس حادثے سے مکمل طور پر نہیں نکلا تھا کہ ایک کار میرے سامنے آ کر رکی۔ ارے فردوس، تم زندہ ہو؟ میں سمجھا کہ آدم مار ہاتھی کے ہاتھوں تم بھی مر چکے ہوگے، مگر نہیں، تمہاری قسمت بہت تیز ہے۔ کار میں سے نہایت بھدی سی آواز آئی۔ میں یہ آواز پہلے بھی سن چکا تھا، مگر کہاں؟ ارے اب مجھے حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ آ جاؤ اور یہ لو اپنی سرنج، اور ہاں خیال رکھنا کل بھی اپنا خون بچا کر رکھنا، کہیں سارا خون آج ہی نہ نکال ڈالنا، اس کار والے نے کہا اور ایک سرنج میری طرف پھینک دی اور خود کار آگے بڑھا دی۔ میں اس شخص کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ اس کی پھینکی ہوئی سرنج میرے پاؤں کے قریب آ کر گر گئی۔ میں حیرت سے اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ بھلا میں اس سرنج کا کیا کرنا چاہتا ہوں؟ یہ سوال میرے لبوں پر آیا۔ ارے پگلے، بھول گیا کیا؟ آج تم نے خون نکالنا ہے، اپنا خون، جو صدا سے تم ہر چاند کی 21ویں اور 22ویں رات کو کرتے ہو۔ آج بھی 21 ہے۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ وہ برگد کے پرانے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے بائیں ہاتھ میں سرنج پکڑ کر دائیں ہاتھ کی پہلی نس سے خون نکالو۔ ایک انجانی آواز مجھے سنائی دی اور میں مقناطیسی انداز میں اس برگد کے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنی دونوں ہاتھوں کی آستینیں اوپر کو کی اور بائیں ہاتھ کی سرنج پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی نس میں پیوست کر دی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں رینگ گئی اور پھر واقعی میں نے ایک سرنج مکمل بھر کر برگد کے درخت کی جڑ میں خالی کر دی۔ دوسری مرتبہ ایسا کیا، مجھے کچھ لطف سا محسوس ہوا۔ پھر تیسری سرنج بھری، پھر چوتھی، اور پھر تو جیسے مجھ پر جنونیت طاری ہو گئی۔ میں اپنے جسم کا سارا خون نکال کر
इस बरगद को इनायत करना चाहता था। मैं ना जाने क्यों ऐसा कर रहा था। शायद अब मुझे ज़िंदगी से प्यार न रहा था, या फिर मैं पुरलुत्फ होना चाहता था। चंद ही लम्हों में मेरा सारा खून बरगद की जड़ों में पहुंच चुका था और मुझ पर नकाहत सी छा गई थी। और फिर वही हुआ जो जिस्म से खून निकलने के बाद होता है, मदहोशी। जी हाँ, मुझ पर मदहोशी छा गई। मेरे जिस्म में खून का कतरा ना था, लेकिन लुटे हुए जुआरी की मानिंद मैं भी एक और बाजी लगाना चाहता था। लेकिन ऐसा करने से पहले एकदम मुझ पर पानी आ गिरा और एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अब उठ भी जाओ, ये पानी की आखिरी बाल्टी थी जो आप पर ज़ाया कर दी है, अब उठो और पानी लेकर आओ। ये आवाज़ मुझे अपनी छोटी बहन नाइला की लगी, तो मैंने जल्दी से आंखें खोली। वो वाकई मेरे सामने थी और मैं बिस्तर पर था। ना तो वो घना जंगल था और ना ही मेरे हाथ में सिरिंज थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझ पर पानी मत डाला करो, और तुम हो के। मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, लेकिन मैं अपने लहजे और आवाज़ की ताकत पर हैरान था। इतना मजबूत लहजा, आवाज़ में रोबो दबदबा और खुद एतमादी पहले ना थी। भैया। शायद नाइला ने भी मेरी ये बात नोट कर ली थी। अरे अरे, आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो, जाओ अपना काम करो। दरअसल मैं ख्वाब देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी नॉर्मल हो जाऊंगा। मैंने कहा तो वो मुस्कुराकर बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा ख्वाब था। मेरे साथ ये एक पल में क्या से क्या हो रहा था और क्यों, इसका जवाब शायद मेरा ज़मीर भी नहीं दे सकता था। खैर, जो भी हो, मुझे हालात का मुकाबला करना था, और वो भी डट कर। एलिमेंट्री की तरफ से मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिससे भी इस बारे में बात करता वो मुझे ज़रूर मना करता कि ऐसा मत करो, वो अंधों का स्कूल है और तुम सही सलामत इंसान हो। लेकिन एलिमेंट्री के हवाले से मेरे साथ जो वाक़यात बीत चुके थे, मैं उनका अजाला करना चाहता था और देखना चाहता था कि अब मेरे साथ मेरा नसीब और क्या खेल खेलता है। या फिर शायद यही वो रास्ता है जो मुझे मेरी जन्नत तक ले जाए। लफ्ज़ जन्नत, इस लफ्ज़ का तो मैं तकरीबन प्यासा हो चुका था, और मुझे उस अवैध साहब की भी बात याद थी कि अगर तुम दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हो तो। और फिर एक लंबा सा लेक्चर। मुकर्ररा वक्त पर मैं स्कूल के गेट के सामने मौजूद था। न जाने क्यों मेरा दिल मुझे स्कूल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने से रोक रहा था, लेकिन मैं पेट के हाथों मजबूर था। दस्तक दे ही डाली। कौन है? अंदर से एक ज़ईफ़ुल उम्र मर्दाना आवाज़ आई और गेट खुल गया। मोहतरम, मैं हूँ, मैंने उसे देखते हुए कहा। वो शायद अंधा था। मैं कौन? उसने हैरानगी से पूछा। स्कूल का नया उस्ताद। ओह, तो नए मास्टर जी आए हैं, आप अंधे तो नहीं है ना? उसने कहा तो मेरे दिल में एक होक सी उठ गई कि काश ऐसा हो जाता। मैं इस फरेबी फ़ानी दुनिया की चकाचौंध तो ना देख पाता, यहाँ के धोखेबाज इंसान तो ना देख पाता। अरे मियाँ, कहाँ खो गए? मैंने कुछ पूछा है आपसे, उसने मेरा जवाब ना पाकर पूछा। मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया देख सकता हूँ, मैंने बेबसी से कहा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ज़िंदगी से। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। क्या आप नए उस्ताद का इंटरव्यू ऐसे ही गेट पर लेते हैं? मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया। अरे नहीं नहीं, आओ अंदर आ जाओ, उसने कहा और एक तरफ हो गया। शुक्रिया, मैंने कहा और अंदर दाखिल हो गया। स्कूल की इमारत कुशादा थी, लेकिन वीरानियों का डेरा यहाँ भी था, जैसे आमतौर पर स्कूलों में होता है। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, किस तरफ जाऊँ? मैंने उस अंधे बुजुर्ग से पूछा। यहाँ, इस सीध में बने कमरों की आखिरी कतार में उनका दफ्तर है। लेकिन ख्याल से जाना बेटा, उसने हाथ के इशारे से कहा। वो शायद कुछ अंधा था, मेरा अंदाज़ा कुछ हद तक दुरुस्त निकला। मैं उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ा। मेरे हाथ में मेरे माजी के चंद कागजी टुकड़े थे, जिन्हें लोग सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो एक फाइल में अरसे से बंद थे। वही फाइल मेरे हाथों से छूट गई और फर्श पर जा गिरी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो बुजुर्ग की आवाज़ आई, बेटा बेहतर है वापस चले जाओ। वो क्यों? मैंने फाइल उठाते हुए पूछा। तुमसे पहले भी एक मास्टर आया था, उसकी भी फाइल गिरी थी। अब वो, इससे पहले कि वो मजीद आगे बोलता, उसे खांसी ने घेर लिया और मैं आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, और प्रिंसिपल को देखते ही मुझे हैरत का एक और झटका लगा। अवैध साहब मेरे सामने प्रिंसिपल वाली सीट पर विराजमान थे। सर आप? मैंने उंगली के इशारे से उनको मुखातिब किया। तुम्हारी आवाज़ सुनी लगती है। शायद। उन्होंने भी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई। जी सर। अरे हाँ, तुम तो वही हो ना, जन्नत वाले? जी हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी जन्नत की तलब तुम्हें यहाँ लाई है, उन्होंने कहा, और आदत से मजबूर होकर
ज़ोरदार कहकहा लगाया, बैठो, और मैं बैठ गया। हाँ, तो तुम्हें मेरी बातें यहाँ तक खींच लाई? अरे नहीं सर, दरअसल मैं यहाँ का नया टीचर हूँ। ओह, टीचर, अब तो तुम अंधे बच्चों में जन्नत का शौक़ पैदा करोगे, उसने फिर कहकहा लगाया। सर अब बस भी करें, वो मेरा शौक़ है ना कि तालीम। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ना कि अपने शौक़ को आगे बढ़ाने। बहुत बेहतर मियाँ, अच्छे ख्यालात हैं आपके। लाओ ये फ़ाइल मुझे दो, उसने कहा और हाथ बढ़ाकर मुझसे फ़ाइल ले ली। मेरा अंदाज़ा यहाँ गलत साबित हुआ। उसकी आंखें चकाचौंध थीं। शायद वो वहाँ होटल में ड्रामा कर रहा था अंधेपन का। तो मिस्टर फिरदौस, क्या आप यहाँ टीचिंग कर लोगे? जी हाँ, यकीनन। मुझे उम्मीद है कि मैं एक टीचर बनकर रह सकता हूँ। आपने पहले कभी ऐसे स्कूल में पढ़ाया है? पहला इत्तेफाक है सर, ज़िंदगी ने पहला मौका दिया है। तो आपका ट्रेनिंग लेटर हमारे पास नहीं आया? आप ऐसा करें, कल को आ जाइए, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इसी बिना पर 2 माह के लिए आपको चिटगाम भेजा जाएगा, ठीक है ना? उसने मुझसे पूछा। जैसे आपकी मर्ज़ी सर, तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल आपको चिटगाम का टिकट और सफरी खर्च भी मिल जाएगा। शायद वहाँ आपको जन्नत मिल जाए। अब आप जा सकते हैं, उसने कहा और लंबा सा कहकहा लगाया। एक बार फिर मेरे दिमाग में आया कि उसके सर पर टेबल पर पड़ा हुआ पेपर वेट उठाकर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं मजबूरन वहाँ से उठा और ऑफिस से बाहर निकल आया। चिटगाम मेरे लिए एक नया नाम था, नया शहर था, नए लोग, नई दुनिया। शायद मुझे इसी की ज़रूरत थी। बहरहाल जो भी था, मैं जल्द अज जल्द घर जाकर इस बात की खुशखबरी अपनी बहन नाइला को देना चाहता था। अब मुझे इस बात का भी खदशा था कि वो मुझे कहीं रोक ना दे, क्योंकि उसने तो मुझे नौकरी से भी मना किया था और मैं उसे बताए बगैर ही एलिमेंट्री चला गया था। नाइला, मेरा सामान पैक कर दो, मैंने घर में दाखिल होते ही ऐलान कर दिया। मगर भैया, अरे अगर मगर छोड़ो, कल तक मेरा सामान पैक कर दो। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? मैं चिटगाम जा रहा हूँ। चिटगाम? वो क्यों? उसने शहर का नाम इस अंदाज से लिया जैसे वो जानती हो। तुम जानती हो उस शहर के बारे में? मैंने तशवीश से उससे पूछा। हाँ, उस शहर के बारे में बहुत पढ़ चुकी हूँ। कि मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कि वो शहर इंसानों का नहीं है? मैं उसकी बात से बज़ाहिर मुस्कुरा दिया, हत्ता कि दिल में मैं वाकई परेशान हो गया था। तो उस शहर में क्या परियों का बसेरा है? बस ऐसे ही समझ लें, परियां ही रहती हैं, लेकिन लंबे नाखूनों वाली, काले चेहरों वाली, भद्दे बालों वाली। तो सीधी तरह क्यों नहीं कहती हो कि तुम जैसी चुड़ैलें रहती हैं? मैंने कहा, लेकिन इस बार वो वाकई संजीदा थी। आप जो भी करें, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लेकिन नाइला, वहाँ मैं सिर्फ 2 माह की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस बस। ओह, तो ये वही एलिमेंट्री वाला चक्कर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। उसका फैसला अटल था। लेकिन मैं तो जाऊंगा। भैया, आप हमें चाहिए, ना कि आपका पैसा जो आपने परेशान होकर हमारी खातिर कमाया हो। वो एक बार फिर रोने लगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं जाता ज़रूर हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा महसूस हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। मंजूर? मैंने हल निकाला। मंजूर, उसने काफ़ी देर बाद कहा। शायद उसके इल्म में था कि मैं जो कहता हूँ वो कर भी सकता हूँ। अगले दिन मैं स्कूल गया और मुझे अवैध साहब ने अपने भद्दे कहकहों और सफरी टिकट और कुछ कागजात के साथ रवाना किया। स्कूल से निकलते ही मैंने सोच लिया था कि मैं ट्रेनिंग के बाद ऐसे ही किसी स्कूल में कोशिश करूँगा। अवैध साहब से अब हकीकतन मुझे खौफ महसूस होने लगा था। शायद उस ख्वाब की कोई ना कोई कड़ी इस ख्वाब से ज़रूर मिलती है। चिटगाम का नाम ही चिटगाम था। जितना नाम अजीब था, उसी तरह खुद भी अजीब था। इस स्टेशन पर मेरे साथ पहला हादसा ये हुआ कि मेरी जेब कट गई। एक हंसी का तूफान मेरे अंदर से उबल रहा था, तंजिया हंसी, क्योंकि मैं ज़िंदगी से भाग रहा था और ज़िंदगी थी कि हर लम्हा मेरे साथ अजीबोगरीब मजाक कर रही थी। और अब मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरे साथ ज़िंदगी का आखिरी मजाक था, यानी आखिरी बार। अब वो किस सूरत में होता है इसका मुझे इल्म नहीं था। इसके बाद शायद मुझे मेरी जन्नत मिल जाती, या फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं सेंटर कैसे पहुंचूंगा। लेकिन इंसानी दिमाग हर चीज़ का हल निकाल सकता है, सिवाय मसला मौत के। सो इस मसले का भी हल निकाल लिया गया था। मैं सीधा टैक्सी स्टैंड की तरफ गया और एक टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अरे अरे मियाँ, क्यों घुसे आ रहे हो हमारी टैक्सी में? आप यहाँ कमाने के लिए आए हो ना? मेरे सवाल ने उसे मुझे सर से पांव तक देखने के लिए मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मगर। अरे अगर मगर छोड़ो और सीधा सीधा रोड पर गाड़ी डालो और मुझे ट्रेनिंग सेंटर ले चलो। मगर किस ट्रेनिंग सेंटर पर? यहाँ तो बहुत से हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा। सराफा रोड वाले।
सर आपको जान प्यारी है या नहीं? उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। अगर ना कहूँ तो भी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। तो फिर अब सोच क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, उसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब सोचने की बारी मेरी थी। आखिर इस शख्स ने भी अपनी जान का क्यों कहा? मैं न जाने किस मुश्किल में पड़ गया था। शायद मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तजस्सुस के हाथों मजबूर होना पड़ा। मैं देखना चाहता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरा इस बात पर यकीन था। मुझे वक्त का एहसास तक न हुआ कि ना जाने कब गाड़ी एक घने जंगल में पहुंच चुकी थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। इस माहौल को मैं बहुत पहले देख चुका था, मगर कहाँ। इस बात की तह तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी। मैंने कुछ बोलने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि एक देवहेकल सरापा गाड़ी के सामने था। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने के लिए पांव उठाया ही था कि मेरी चीख ने सारे माहौल को लर्जा कर रख दिया था। मेरे पांव में न जाने कहाँ से दो दो कील गड़ गई थी और खून का फव्वारा सा निकलकर गाड़ी के कारपेट को सुर्ख कर रहा था। मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। उस खून को देखकर मुझे याद आ गया कि ये वही जगह है जहां पर मैंने आदममार हाथी देखा था और अपने खून से बरगद के दरख्त की प्यास बुझाई थी। अरे अरे, ऐसे नहीं, अभी देखो तो होता क्या है। एक दिलखराश आवाज सुनाई दी और वो देवहेकल एक तरफ को हट गया। उसके पीछे हटते एक ट्रक सामने आया और हमारी गाड़ी को कुचलकर आगे बढ़ गया। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली और फिर जब आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया और वही भद्दी आवाज फिर सुनाई दी, नई जिंदगी मुबारक हो, और वो भी बगैर आंखों वाली। उसकी आवाज सुनकर मुझ पर दीवानगी सी छा गई। मैंने कई बार अपनी आंखें खोली और फिर से बंद कर दी, लेकिन बेसूद। मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा था। मैं अंधा हो चुका था। अब मुझे नाइला की बात समझ में आ गई थी कि भैया मैं उस बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुकी हूँ। चिटगाम वाकई चिटगाम था। मेरे होशो हवास ने जवाब दे दिया था। मुझ पर बेहोशी सी तारी हो रही थी और नाइला से किया गया वादा भी याद आ रहा था कि अगर मुझे माहौल सही मिला तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, वरना वापसी का टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है। फिरदौस मियाँ, अब आप वाकई इस काबिल हो गए हो कि अंधे बच्चों को पढ़ा सको, और हाँ, तुम्हें तुम्हारी जन्नत मुबारक हो। मुझे आखिर में अवैस साहब की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक लंबा सा कहकहा भी। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है सैफुल्ला साहब लाहौर से, आदिल नैना साहब हैं कराची बफर जोन से, एम फैयाज रिंद साहब हैं कराची से, अदनान और इरम साहिबा हैं कराची से, फैसल हबीब साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, फारूक खान साहब हैं प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से, मेहरान गुल साहब हैं कराची सुरजानी टाउन से, अजमल अली साहब हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट आरियाना, थाना फॉरबेसगंज, हाउस घोड़ाघाट, वार्ड नंबर 1 से, और डॉक्टर अशरफ राव साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।